हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, हमने अपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि रामानुज स्टेन क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या है, और साथ में हमने लिस्मन स्टेन के प्रोसीजर के बारे में पढ़ा था। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से या फिर हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रेटिकुलोसाइट्स काउंट के बारे में, यानी कि हम रेटिकुलोसाइट्स का मापन कैसे कर सकते हैं। अगर आपको रेटिकुलोसाइट्स काउंट जानना है तो उससे पहले आपको जानना ये जरूरी होता है कि रेटिकुलोसाइट्स क्या होते हैं। तो चलिए, हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, एक एक को पढ़ते हैं और समझते चलते हैं कि आखिर में रेटिकुलोसाइट्स क्या है, उनके कैरेक्टर क्या हैं और इनका हम काउंटिंग कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रेटिकुलोसाइट्स की, तो रेटिकुलोसाइट्स आर न्यूली फॉर्म आरबीसी रिलीज फ्रॉम बोन मैरो, यानी कि जो रेटिकुलोसाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूली फॉर्म ऑफ आरबीसी होते हैं, ठीक है, जो कि बोन मैरो के द्वारा रिलीज होते हैं। These being immature take 2 to 3 days to ripen and are in circular for about 1 day, during which these can be detected in peripheral blood। यानी कि ये जब शुरू में क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, तो ये इमेच्योर के स्टेज में होते हैं, यानी कि ये परिपक्व नहीं होते हैं और इनको 2 से 3 दिन लग जाता है परिपक्व होने में। रिपेन मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे परिपक्व होता है, ठीक है। एंड आर इन सर्कुलर फॉर अबाउट 1 day, ड्यूरिंग विच दीज कैन बी डिटेक्टेड इन पेरिफेरल विजन। इसका मतलब है कि जब ये सर्कुलर इनका होना शुरू हो जाता है और ये क्या होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, पेरिफेरल ब्लड के द्वारा क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। पेरिफेरल ब्लड डिटेक्शन का मतलब होता है कि आप पेरिफेरल स्मेयर बनाएंगे, उसके द्वारा आप इनके सेल्स को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जिसका लेक्चर हमने पहले ही ले चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेटिकुलोसाइट्स, यानी कि जो क्या क्या करेक्टर होते हैं हमारे रेटिकुलोसाइट के। तो पहला करेक्टर इनका है फ्रेंड्स, जो कि ये इमेच्योर रेड ब्लड सेल होते हैं। और दूसरे करेक्टर की बात करें तो लार्जर देन आरबीसी, यानी कि आरबीसी से क्या होते हैं, थोड़ा सा लार्ज होते हैं। और ये तीसरी बात करें तो इनकी नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि इनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। अगर हम इसके चौथे पॉइंट्स की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइटोप्लाज्म कंटेन राइबोसोमल आरएनए, यानी कि जो इनका साइटोप्लाज्म होता है वो क्या कंटेन करता है, राइबोसोमल आरएनए को रखता है, ठीक है। अगर साथ साथ में बात करें कि और क्या इनके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, तो और सारे ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ठीक है, गाल्जी बॉडीज, ये सब इनके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। सेंट्रोल्स, फेरेटिनिन मॉलिक्यूल, ये सब इनके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके लास्ट करेक्टर की, तो ये है दे आर स्टेनेबल विथ बेसिक डाई लाइक ब्रिलियंटियन क्रिस्टल ब्लू एंड न्यू मेथाइन ब्लू, यानी कि अगर हम इनको स्टेन करेंगे तो किसके द्वारा स्टेन होंगे, बेसिक डाई, बेसिक के डाई के द्वारा, यानी कि जो क्षारकीय डाई होंगे उनके द्वारा स्टेन होंगे, जो कि है ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू एंड न्यू मेथाइलिन ब्लू, यानी कि न्यू मेथाइलिन ब्लू के या फिर क्रिस्टल ब्लू के द्वारा क्या हो जाएंगे, इनको हम स्टेन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने यहाँ पे इनको नोट के रूप में लिख दिया है। चलिए हम इनको देखते हैं। राइबोसोम स्टेन ओनली व्हेन आरबीसी आर लिविंग एंड अनफिक्स्ड, यानी कि अगर हमको इनके राइबोसोम को स्टेन करना है, किसके राइबोसोम को, रेटिकुलोसाइट्स के राइबोसोम को हमको अगर स्टेन करना है तो क्या होना चाहिए, ये लिविंग फॉर्म में होने चाहिए, ठीक। सिंस द आरबीसी आर स्टेन इन लिविंग स्टेज इन विट्रो, यानी कि अगर इस प्रकार के आरबीसी, किस प्रकार के आरबीसी, लिविंग सेल के आरबीसी को आप स्टेन करना चाहते हैं इन विट्रो, कोई भी पात्र में, जैसे कि आप कह सकते हैं स्लाइड, ठीक है, स्लाइड पे ही आप स्टेन करेंगे, तो विट्रो मतलब कोई पात्र होता है। अगर आप किस आरबीसी को लिविंग सेल के रूप में किसी पात्र में डिटेक्ट करना चाहते हैं या फिर स्टेन करना चाहते हैं, दिस स्टेनिंग इज नोन एज सुप्रावाइटल स्टेन। उस प्रकार के स्टेन को हम क्या कहते हैं, सुप्रावाइटल स्टेन कहते हैं। सुप्रावाइटल स्टेन क्या होगा फ्रेंड्स, जब हम किसी भी आरबीसी को लिविंग स्टेज में हम क्या करेंगे, स्टेन करेंगे, तो किसके स्टेन के द्वारा होगा, वो सुप्रावाइटल स्टेन के द्वारा स्टेन होगा। हाउएवर रेटिकुलोसाइट स्टेन, यानी कि रेटिकुलोसाइट स्टेन जो होते हैं वो सुप्रावाइटल स्टेन है, तो सुप्रावाइटल स्टेन इज पॉलीक्रोमेटिक विथ रोमानस्की स्टेन एंड पॉलीक्रोमेटिपिनिया, यानी कि जो सुप्रावाइटल स्टेन होता है वो क्या होता है, पॉलीक्रोमेटिक, यानी कि ये आपके क्रोमेटिन को भी स्टेन करता है और साथ साथ में आपका ये रोमानस्की स्टेन के अंतर्गत भी आता है, और ये पॉलीक्रोमेपिनिया भी होता है, ठीक है। इज एन इंडिकेट हाई रेटिक काउंट इन स्टेन पेरिफेरल स्मेयर, यानी कि जब हम आप पेरिफेरल स्टेन को स्टेन करेंगे तो सुप्रावाइटल स्टेन के द्वारा करेंगे, जो कि हाईली डिटेक्टेबल होगा, ठीक है। अब चलिए हम स्टेजेस की बात कर देते हैं कि अगर किस स्टेज से शुरू होता है और किस स्टेज से जाके यहाँ पे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए देखते हैं।
अब फ्रेंड्स अगर हम इरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी के बनने की बात करें तो किन किन चरणों से होकर गुजरता है ये हम देखते हैं। पहला चरण होगा आपका प्रो नार्मोब्लास्ट, अर्ली नार्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नार्मोब्लास्ट, लेट नार्मोब्लास्ट, और फिर अगर स्टेज की बात करें तो ये है हमारा आरबीसी यानी कि इरिथ्रोसाइट से पहला स्टेज क्या हो जाएगा, रेटिकुलोसाइट स्टेज। उसके बाद फिर क्या होगा आपका आरबीसी यानी कि इरिथ्रोसाइट का स्टेज आएगा। तो आप समझ लीजिए कि आरबीसी से जो पहला स्टेज होता है वो क्या होता है, रेटिकुलोसाइट का स्टेज होता है। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे बात करने वाले हैं कि रेटिकुलोसाइट्स काउंट करने के लिए हमें किन किन मेथड की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स हमने मेनली दो यहाँ पे मेथड लिए हैं, पहला मैनुअल मेथड है और ये ऑटोमेटेड मेथड है। अगर हम मैनुअल मेथड की बात करें तो इसको हम 3 चरण के द्वारा क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, यानी कि 3 विधि इसके हैं। पहला आपका हो जाएगा यूजिंग सुप्रावाइटल स्टेन, ठीक है। तीसरा आपका फ्लोरेसेंस मेथड हो जाएगा और तीसरा क्या हो जाएगा, मिरर ओकुलर मेथड, ठीक है। तो 3 मेथड के द्वारा आप मैनुअल मेथड के रूप में इनको काउंटिंग के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो सेकंड है वो क्या है, ऑटोमेटेड मेथड, यानी कि इसको हम ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा मैनुअल मेथड का मेथड है वो हमारा है सुप्रावाइटल स्टेन, जो कि एक मैनुअल मेथड है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। इसके द्वारा हम रेटिकुलोसाइट की काउंटिंग की तरीके को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि सुप्रावाइटल स्टेन किस प्रिंसिपल यानी कि किस सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। तो सुप्रावाइटल स्टेन इज यूज फॉर रेटिकुलोसाइट काउंट, यानी कि सुप्रावाइटल स्टेन हम क्या करते हैं, रेटिकुलोसाइट्स काउंट करने के लिए करते हैं। ब्लड इज मिक्सड विथ द स्टेन एंड स्टेन इंटर द सेल इन लिविंग कंडीशन, ठीक है। यानी कि जब हम क्या करते हैं, स्टेन को क्या करते हैं, ब्लड के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है। ब्लड को क्या करते हैं, स्टेन के साथ मिक्स करते हैं, तो ये लिविंग कंडीशन में क्या हो जाता है, स्टेनिंग को परफॉर्म करता है, ठीक है। रेटिकुलोसाइट यहाँ पे आरटी का मतलब आपको हर जगह क्या हो जाएगा, रेटिकुलोसाइट, ठीक है। रेटिकुलोसाइट कंटेन राइबोसोम एंड आरएनए व्हिच स्टेन विद सुप्रावाइटल स्टेन एंड अपेयर ब्लू फिलामेंटस और ग्रेन्यूल्स मटेरियल। यानी कि जब आपका रेटिकुलोसाइट क्या होते हैं, स्टेन हो जाते हैं, उनके आरएनए स्टेन हो जाते हैं, राइबोसोम स्टेन हो जाते हैं, तो क्या होता है, ये फिलामेंटस और या ग्रेन्यूल्स के रूप में आपको दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसके प्रोसीजर को देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपको स्टेनिंग का प्रिंसिपल पता चला गया होगा। सिंपल सा प्रिंसिपल है फ्रेंड्स कि ये जो सुप्रावाइटल स्टेन होती है वो आरबीसी के लिविंग स्टेज को क्या करते हैं, स्टेन करते हैं, ठीक है। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे देखने वाले हैं कि स्टेनिंग सोल्यूशन क्या क्या होगा हमारा। तो अगर हम डाई के रूप में बात करें तो न्यू मिथाइलिन ब्लू या फिर ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू लेंगे, जो कि 1 ग्राम के रूप में लेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे सोडियम साइट्रेट की तो 3% सोडियम साइट्रेट की यूज करते हैं सोल्यूशन को, जो कि 20 ग्राम लेंगे हम। और हम तीसरे सोल्यूशन की बात करें तो 0.5% में सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन लेंगे, जो कि 80 ml का होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डाई के रूप में यानी कि जो मेन स्टेनिंग है वो हमारा क्या है, यहाँ पे न्यू मिथिलिन ब्लू या फिर ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू है, जो कि क्या करता है, स्टेन करता है रेटिकुलो फिलामेंटस मटेरियल को, यानी कि हमारे रेटिकुलोसाइट में जो फिलामेंटस मटेरियल है उनको क्या करता है, स्टेन करता है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो सोल्यूशन हमने लिया है सोडियम साइट्रेट का, ये हमें एंटीकाउलेंट के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि हमारा ब्लड यहाँ पे जब हम मिक्स करें तो यहाँ पे क्या हो, क्लॉट ना हो, ठीक है। और हमारा जो NaCl है यानी कि सोडियम क्लोराइड है वो क्या करता है, हमें प्रोवाइड कराता है, यानी हमारे ब्लड को प्रोवाइड कराता है आइसोऑस्मोलिटी, ठीक है। तो मेनली इसमें यहाँ पे डाई के रूप में हमने क्या लिया है, न्यू मिथाइलिन ब्लू लिया है फ्रेंड्स, ठीक है, या फिर ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू लेंगे, ठीक है। और सोडियम साइट्रेट और NaCl का मेनली यहाँ पे डाई के रूप में यूज नहीं होता है, यहाँ पे एंटीकोगुलेंट और आइसोऑस्मोलिटी के रूप में हम इसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है रेटिकुलोसाइट्स काउंटिंग का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टेक 2 to 3 ड्रॉप ऑफ डाई सोल्यूशन इनटू ये स्मॉल टेस्ट ट्यूब, यानी कि एक स्मॉल टेस्ट ट्यूब लेंगे और इसमें आप क्या करेंगे, जो आप डाई मैंने बनाए हैं, डाई आपका क्या होगा, न्यू मिथाइलिन ब्लू होगा या फिर ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू होगा, इसमें क्या करेंगे 2 to 3 ड्रॉप क्या कर देंगे, डाल देंगे, ठीक है। अब दूसरे बात की बात करें तो दूसरा पॉइंट हमारा है एड 2 to 3 ड्रॉप ऑफ पेशेंट EDTA मिक्सड ब्लड, ठीक है। यानी कि अब क्या करेंगे, आप ब्लड लेंगे और वो भी होगा EDTA मिक्सड, ठीक है। और कितना लेंगे, 2 to 3 ड्रॉप लेंगे, ठीक है। फिर क्या कर देंगे, इसी टेस्ट ट्यूब में फिर आप क्या कर देंगे, टूर कर देंगे, ठीक है। इंक्यूबेट एट 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इन ये इंक्यूबेटर और वाटर बाथ फॉर 30 मिनट। यानी कि क्या करेंगे, अब इस जो टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे आप 30 मिनट के लिए, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपके पास इंक्यूबेटर है तो इंक्यूबेटर में, अगर आपके पास वाटर बाथ है तो वाटर बाथ में क्या कर देंगे, रख देंगे 30 मिनट के लिए, ठीक है। मिक्स एंड प्रिपेयर स्मेयर, 30 मिनट बाद क्या करेंगे, इंक्यूबेटर से आप सोल्यूशन यानी कि सोल्यूशन के ट्यूब को उठाएंगे और फिर से क्या करेंगे, एक बार आपको मिक्स करना होगा। मिक्स करने के बाद आपको स्मेयर का प्रिपरेशन करना होगा, जो कि हम आपको पेरीफेरल स्मेयर जब पढ़ाए थे बता दिए थे कि किस प्रकार से स्मेयर आपको बनाना होगा, ठीक है।
स्मेयर बनाने के बाद क्या करेंगे, एयर ड्राई करेंगे एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्ट लेंस, यानी कि जो हमारा स्टेन हुआ है स्लाइड उसको क्या करेंगे, आप एयर ड्राई कराएंगे। उसके बाद हम माइक्रोस्कोप की सहायता से ऑयल इमर्शन पर क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है, कि हमारे उसमें कितने भी रेटिकुलोसाइट्स दिख रहे हैं। ठीक, अगर हम बात करें आरबीसी आर ब्लूइश थिंग, तो आपको जो आरबीसी है वो क्या दिखेगा, ब्लूइश कलर का दिखेगा। चूज एन एरिया वेयर आरबीसी आर वेल स्टेन एंड नॉट ओवरलैपिंग, यानी कि आप उस एरिया को चूज करेंगे अपने स्लाइड में, ठीक है, जहाँ पे स्लाइड मतलब कि आप स्मेयर में, ठीक है, आप उस एरिया को चूज करेंगे जहाँ पे क्या होंगे, आरबीसी अच्छे से स्टैंड होंगे और उनका यहाँ पे ओवरलैपिंग, एक दूसरे का ओवरलैपिंग नहीं होगा। ठीक है, और हम फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें थोड़ा सा कैलकुलेशन की, कि आप अगर काउंटिंग कर लिए तो किस प्रकार से आप कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो अगर आप माइक्रोस्कोपिक कर रहे हैं तो वहाँ पे आप काउंट करिए, काउंट एट लीस्ट 1000 आरबीसी, यानी कि कम से कम आप 1000 आरबीसी को काउंट करिए, जिसमें कि आपको इंक्लूडिंग होना चाहिए आरटी यानी कि रेटिकुलोसाइट्स काउंट, और साथ में, ठीक, विच आर इजिली आइडेंटिफाइड विथ ब्लू ग्रेन्यूल्स आर आपको क्या होगा कि आपको 1000 आरबीसी को क्या करना है, काउंट करना है, जिसमें आपको सम्मिलित होगा रेटिकुलोसाइट भी उसमें सम्मिलित होंगे। अगर आपकी बात करें रेटिकुलोसाइट्स की, तो आपके जो रेटिकुलोसाइट्स होंगे वो ब्लू ग्रेन्यूल्स के दिखेंगे या फिर रेटिकुलर प्रेसिपिटेट के रूप में इनको आपको दिखेंगे। इनका जो साइटोप्लाज्म होगा वो क्या होगा, रेटिकुलर प्रेसिपिटेट का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम काउंटिंग की बात कर लेते हैं कि आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो अगर हम परसेंटेज में बात करें रेटिकुलोसाइट काउंट की, तो आप क्या करेंगे, टोटल नंबर आप रेटिकुलोसाइट काउंट बटा टोटल नंबर आप आरबीसी देते हैं, आप स्मेयर में देखे होंगे, उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, आपका परसेंट में रेटिकुलोसाइट निकल आएगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा करेक्ट रेटिकुलोसाइट की बात करें तो यहाँ पे हमने एचबी से क्या किया, इसको रिलेट किया है। अगर आपके पेशेंट का एचबी कितना है, कितना भी है, आपके पेशेंट का एचबी लेंगे, फिर रेटिकुलोसाइट्स के मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या कर देंगे, उसको भाग दे देंगे नॉर्मल एचबी ऑफ देन एज, यानी कि उस पेशेंट के एज के साइड टाइम पे कितना नॉर्मल हमारा एचबी होना चाहिए उसको क्या कर देंगे, उससे भाग कर देंगे। ठीक है, तो जैसे आप समझ लीजिए कि अगर किसी पेशेंट का आपका एचबी है 7.5 ग्राम, ठीक, और उसका जो परसेंट है रेटिकुलोसाइट का वो कितना है, 2% है। ठीक, तो 7.5 × 2, और अगर उस एज की बात करें तो उस एज में अगर 15 ग्राम का हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तो उसका जो करेक्ट रेटिकुलोसाइट काउंट होगा क्या हो जाएगा, आपका 1% हो जाएगा। आप समझ नहीं पाए होंगे तो एक बार हम आपको फिर समझा रहे हैं कि आप क्या करेंगे, जिस पेशेंट का आप रेटिक निकाल रहे हैं उसका जो आप माइक्रोस्कोपिक किए परसेंट में, उसको रेटिक को परसेंट लिख लीजिए, उसका एचबी लिख लीजिए, और उसके एज में, माने कि उस समय जिसका उसका एज है उस समय में नॉर्मल आदमी का एचबी कितना होना चाहिए उसको क्या कर दीजिए, उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि आपका रेटिक कितना है, 2% है, और उस पेशेंट का एचबी मान लीजिए 7.5 है, और उसके एज में नॉर्मल एचबी कितना होना चाहिए, 15 ग्राम होना चाहिए, तो उसका जो आपका कैलकुलेशन करने पे आएगा 1% उसका करेक्ट रेटिकुलोसाइट आएगा। ठीक है, अब चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि नॉर्मल रेंज क्या होता है रेटिकुलोसाइट काउंट का, और किन किन केस में ये घट या फिर बढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि रेटिकुलोसाइट काउंटिंग का नॉर्मल रेंज क्या होता है, यानी हम किस हद तक कह सकते हैं कि हमारा रेटिकुलोसाइट काउंट नॉर्मल है। तो फ्रेंड्स, अगर हम एडल्ट यानी कि यहाँ पे एडल्ट के रूप में 20 से 50, 60, 70, 80, 90 साल के लोगों की बात करें तो ये 0.5 से 2% तक अगर है उनका रेटी काउंट, तो क्या है, ये नॉर्मल है। बच्चों की बात करें तो 2 से 6% तक नॉर्मल है, और अगर हम कार्ड ब्लड की बात करें तो 1 से 2% तक अगर है तो ये नॉर्मल है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रेटिकुलोसाइट काउंटिंग की, तो हमें मेनली ये देखना होता है कि हमारा जो बोन मैरो है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, यानी कि रेड सेल का प्रोडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो ये नॉर्मल हमारे जो रेड सेल हैं वो क्यों हो रहे हैं, इसीलिए हम रेटिकुलोसाइट काउंट करते हैं। अगर रेटिकुलोसाइट काउंट हाई होता है फ्रेंड्स, तो किन किन केस में हो सकता है, हेमोलाइटिक एनीमिया में, फ्लोइंग थेरेपी इन आयरन, फोलिक एसिड, यानी कि अगर आप कोई थेरेपी ले रहे हैं फोलिक एसिड का, आयरन का, या फिर विटामिन B12 का, ठीक है, हेमोलाइटिक क्राइसिस में, ठीक है, और फिर यहाँ पे बात करें डिफिशियंसी एनीमिया के केस में भी ये हाई के रूप में आ सकते हैं, हाई रेटी के रूप में हो सकते हैं। अगर हम बात करें लो रेटी काउंट, तो ये किस तरीके में हो सकते हैं, अगर आपका रेटी काउंट 0.5 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया के रूप में या फिर प्योर रेड सेल एप्लासिया के रूप में इसको हम समझ सकते हैं कि इस पेशेंट को इस चीज़ की बीमारी हो सकती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा कि रेटिकुलोसाइट्स काउंट क्या है और इनका हम प्रोसीजर कैसे करते हैं, नॉर्मल रेंज को भी साथ साथ हमने जाना। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कृपया आप कमेंट या फिर लाइक के माध्यम से इसको बता सकते हैं।
और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप रेटिंग के रूप में लाइक और वैल्यूएबल कमेंट दे सकते हैं। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई दोस्त BMLT, DMLT या फिर अन्य अदर पैरामेडिकल कोर्सेज कर रहे हैं तो इनको शेयर करें ताकि इनको भी एक अच्छी नॉलेज प्राप्त हो सके। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।